कार्टूनलिशियस। जानती हो दीपिका डार्लिंग, अपनी सुहाग रात वाले दिन का मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अब आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ये अंकित आखिर कितना रोमांटिक है। और किस करने ही वाला होता है कि तभी उसका बड़ा भाई अशोक जोर से चिल्लाता है और उससे कहता है, अबे क्या कर रहा है? उठ साले, अब क्या अपने बड़े भाई का चीर हरण करके छोड़ेगा? ओ सॉरी भैया, वो मैं सपना। हाँ समझ गया, लेकिन अभी तेरी सुहाग रात को 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाद तेरी शादी है, फिर अच्छे से सुहाग रात मना लेना अपनी बीवी के साथ, समझे मेरे शक्ति कपूर? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अंकित की शादी का दिन भी आ जाता है। अंकित दीपिका को ब्याह कर घर ले आया। उसकी सास हाथों में स्वागत की थाली लिए अपनी छोटी बहू का स्वागत करती है। आओ छोटी बहू, गृह प्रवेश करो, हमारे इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। कमला अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर के कमरे में ले आती है, जहां अंदर आते ही दीपिका उस कमरे को चारों ओर से देखती है। ये देख उसकी सास कमला कहती है, क्या हुआ बहू, आखिर क्या देख रही हो? माँ जी, ये कमरा कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? खैर ये बताइए कि मेरा कमरा कहाँ है? वो क्या है ना, शादी के रीति रिवाजों से मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। बहू, यही तो तेरा और तेरी जेठानी अर्चना का कमरा है, तुम दोनों को अब इसी कमरे में रहना है। क्या, एक कमरे में? लेकिन मेरी अभी नई नई शादी हुई है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक कमरे में कैसे रहेंगी? मतलब ये कुछ अजीब नहीं लगेगा? तुम तो जानती हो ना बहू, हम कितने गरीब हैं। हमारे इस पूरे घर में बस यही एक कमरा है, इसलिए जो है उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। मैं तो बाहर आंगन में एक खाट लगाकर सोती हूँ। दीपिका मुंह बनाकर बैठ जाती है। शाम को उसकी जेठानी उससे कहती है, ये लो दीपिका, तुम्हारे लिए दूध, और कुछ चाहिए होगा तो कहना, पानी की बोतल तुम्हारे सिरहाने रख दी है। फिर दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने पतियों के साथ एक ही कमरे में सो जाती है। कमरे के एक तरफ के बिस्तर पर जेठ जेठानी तो दूसरी तरफ देवर और देवरानी सो जाते हैं। अचानक आधी रात को दीपिका को गंदी बदबू आती है और उसकी आंखें खुल जाती है। छी छी, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुत्ता कमरे में पॉटी करके गया हो। वो यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद उसकी जेठानी जोर से गैस छोड़ती है। ये देख दीपिका कहती है, ओहो, तो ये सारा किया धरा इन्हीं का है। इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे रात में। इस बदबू ने तो अब हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। ये जेठानी जी तो बड़ी बड़ी तोपे छोड़ी जा रही है और इन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था कि मेरी सुहाग रात में 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता है यहाँ मुझे ही तारे नजर आएंगे। तभी दीपिका की जेठानी जाग जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुम ये आधी रात को जागरण क्यों कर रही हो? आप इतनी जहरीली तोपे छोड़ रही हो, भला नींद कैसे आएगी? अच्छा, ओ माफ करना, लेकिन तुम तो जानती हो ना देवरानी जी कि गैस होना आम बात है। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। देवरानी अपनी किस्मत को कोसती हुई सी उदास होकर सो जाती है। अगली सुबह दीपिका की मुंह दिखाई की रस्म होती है। मोहल्ले की औरतें उनके घर आती है। बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लाई है तो कमला। छोटी बहू, अब तू और बड़ी बहू हमें एक साथ ही खुशखबरी सुना दो। हाँ, क्या खाक खुशखबरी सुना दो? मैं खुद तो खुश हो नहीं पा रही और इन्हें खुशखबरी सुननी है हमसे। शादी के पहले दिन से तो हम दोनों पति पत्नी अपने जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज जेठानी अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दीपिका भी अपनी बहन से बात कर रही थी, लेकिन एक ही कमरे में होने के कारण दोनों एक दूसरे से फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती।
ओफो, क्या मुसीबत है। अब तो फोन पर भी बात नहीं कर सकते। इतनी ही परेशानी हो रही है तो बाहर जाकर आंगन में जाकर बात कर लो। मैं क्यों जाऊं आंगन में? आप जाकर बाहर ठंड में खड़े होकर बात कर लो। हाँ। ओफो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। ये कहकर जेठानी बाहर आंगन में चली जाती है और फिर जब वो वापस आती है तो देखती है कमरे में सारा सामान बुरी तरह से बिखरा पड़ा है। सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। देवरानी जी, ये क्या है? आपने सारा कमरा फैला दिया और ये गीला तौलिया मेरे बेड पर ही डाल दिया। और ये कपड़े ये इस तरह से क्यों रखे हुए हैं? आपको तो कुछ अकल ही नहीं है। जेठानी जी, भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा ही नहीं बल्कि मेरा कमरा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज उन्हें किसी शादी में जाना था, जिसके लिए जेठानी शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रही होती है, जिसे देख उसकी देवरानी कहती है, जेठानी जी, अगर आपका श्रृंगार हो गया हो तो अब आगे से हट जाइए। मुझे भी तैयार होना है। पहले मुझे अच्छे से तैयार होने दो, तुम बाद में हो जाना। ओफो, क्या मुसीबत है। जब से इस घर में आई हूँ तब से कमरा, बाथरूम, यहाँ तक कि शीशा भी एक, हर चीज एक ही है। न जाने कब तक मुझे हर चीज के लिए ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ। पहले मैं कितने आराम से अपने कमरे में रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो तो मेरे कमरे का तो हुलिया ही बिगड़ गया है। इस कमरे में रहती तुम भी हो, लेकिन सफाई अकेले मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो ये क्या सिर्फ आपका ही कमरा है? अरे, मेरा भी उस पर उतना ही हक है जितना आपका। बातों ही बातों में दोनों की बहसबाजी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और इन सब के चलते जेठानी को गलती से धक्का लग जाता है, जिससे वो गिरने ही वाली होती हैं कि तभी उसका पति अशोक आ जाता है और वो उसे संभाल लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम गिरने से बच गई, नहीं तो अच्छी खासी चोट आ जाती तुम्हें। अगर अभी मेरा बेटा यहाँ नहीं आया होता तो चोट लगने के कारण किसी को कुछ भी हो सकता था। और मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने के कारण तुम्हें ये सब परेशानियां हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथापाई पर उतर आओ। कम से कम तुम लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि अभी हम लोगों पर अभी गरीबी की मार है और अभी हम घर नहीं ले सकते, लेकिन मेरे दोनों बेटे सारा दिन मेहनत तो कर रहे हैं। धीरे धीरे वो कमरा ले लेंगे। हमें माफ कर दो माँ जी, हमसे गलती हो गई। हाँ माँ जी। तभी बड़ा बेटा अशोक कहता है, आप सब चिंता मत कीजिए, हमने जमीन खरीद ली है और बहुत जल्द उसके 5 कमरे भी बनवा देंगे। आप लोग चिंता न करें, अब हमारी परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ये सुनकर तीनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती हैं। कुछ दिन बाद उनका 5 कमरों वाला बड़ा घर भी बनकर तैयार हो जाता है और वो सब अब अलग अलग कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।